नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल पर। लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में क्या होने वाला है, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये हमने पढ़ने की कोशिश की है, लोगों से बातचीत की और एक बहुत ही विस्तृत सर्वे हमने किया। 518 लोकसभा सीट्स हमने कवर की हैं। हर एक व्यक्ति से जाके हमने बात किया, 3-3 विधानसभाएं हमने कवर की, पोलिंग बूथ्स पे गए, एक परिवार से एक लोगों को बात किया और फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव रहे। इसके लिए हमने हर वर्ग, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज सबका ख्याल रखा गया है और जियो टैगिंग की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो साइंटिफिक हो सके। 2 दिन से हम इस चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्थिति बनती जा रही। तो अब तक जो हमने सर्वे के नतीजे हमारे पास आए हैं वो आपके सामने हैं। 518 सीट्स पे हम लोग ने सर्वे किया, जिसमें से 470 का आंकड़ा आपके सामने है ऑल इंडिया। इसमें बिहार 38 सीटें एनडीए को, 2 सीटें इंडिया अलायंस को दिख रही। पिछली बार 39 थी, 1 कम है इसमें। केरल में खाता खुल रहा है, 2 सीट मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 18। मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह ही 28 पूरी है। तमिलनाडु में अगेन बहुत बड़ी विक्ट्री दिख रही है यहाँ पे एनडीए अलायंस की, क्योंकि 5 सीटें वहाँ मिलती दिख रही हैं, लेकिन बड़ी पार्टी वहाँ पे इंडिया अलायंस ही रहेगी, जहाँ पे 30 और अन्य के खाते में 4। हरियाणा में 10/10 है। पंजाब में भी 3 सीटें निकलने की संभावना दिख रही है और पंजाब में थोड़ा उलटफेर ये है कि वहाँ पे जो बहुत होपफुल है आम आदमी पार्टी, उसको उतनी सीटें वहाँ मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 4/4, दिल्ली में 7/7 और उत्तर प्रदेश में 77 सीटें मिल रही हैं 80 में से। बड़ा उलटफेर है, हालांकि 74 एक बार ये जीत चुके हैं, लेकिन उसमें भी एडिशन होता दिख रहा है। बाकी बड़े राज्यों में कर्नाटक में लगभग पिछले बार से स्थिति लगभग वैसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बनी हुई है। तेलंगाना में एक बार फिर से होता है, 8 सीटें वहाँ पे भी जीतती हुई दिख रही है। तो जो ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस आई है सत्ता में वहाँ पे, तो शायद बड़ा हो, लेकिन नहीं हुआ। बीआरएस को तगड़ा झटका वहाँ पे लगने की पूरी संभावना दिख रही है। उड़ीसा में भी बड़ी विक्ट्री है, 13 सीट एनडीए अलायंस की आती हुई दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश में जो नया फॉर्मेशन बनाया है बीजेपी ने एनडीए के लिए, जिसमें टीडीपी के साथ में रखा है और एक और पार्टी साथ में रखी है, वहाँ पे 18 सीटें वो अलायंस जीतता दिख रहा है। जगन की पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जो करंट सीएम है, वह सरकार है। और पश्चिम बंगाल में बड़ा भारी उलटफेर, पिछली बार 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 25 सीटें जीतने का अनुमान है और तृणमूल कांग्रेस को 17 सीटें मिलती हुई दिख रही, बाकी अन्य किसी के खाते में कोई सीट जाती हुई दिख रही। गुजरात में 26 की 26 सीटें इनके पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। मेहमान साहब का परिचय करा देते हैं, हम लोगों ने किससे बातचीत कर रहे हैं अभी। शलामणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, अतुल लोंडे पाटिल होंगे कांग्रेस की तरफ से, और आनंद दुबे जी शिवसेना उद्धव ठाकरे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज। इसके साथ ही रामकृपाल सिंह जी, सतीश के सिंह जी, शेखर अय्यर और राजेश बादल हमारे साथ एनालिस्ट बने हुए हैं, जिनसे हम ये लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक शेखर सर, अब पिक्चर लगभग क्लियर होगी, एक महाराष्ट्र स्टेट बाकी जो अभी थोड़ी देर में खुल रहा है, तो इसलिए दुबे जी हमारे स्टूडियो में भी आ गए हैं, महाराष्ट्र पे चर्चा करेंगे, अतुल जी से भी चर्चा होगी। लेकिन साउथ में 2 स्टेट में सर, केरल और तमिलनाडु में बड़ी उलटफेर होती हुई दिख रही है। क्या रीजन आप देखते हैं इसके पीछे, शेखर सर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो प्रधानमंत्री पिछले 1.5-2 साल से जो कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से जो कोशिश आपने पहले काशी तमिल संगमम का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, तमिलनाडु से काफी लोग वाराणसी आए थे। उसके बाद आपके तमिल सौराष्ट्र संगमम भी हुआ था। गुजरात के लोग जो बसे हुए हैं तमिलनाडु में सैकड़ों साल पहले, मतलब तब 200-300 साल पहले, उनका भी एक संगम हुआ था। और लगातार तमिल कल्चर, तमिल ट्रेडिशन, तमिल संस्कृति और कैसे वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जेन्युइनली एक कोशिश किए। उसके साथ साथ अभी अभी जो समापन हुआ, अन्नामलई जो पार्टी के अध्यक्ष है, वो लगातार उनकी पदयात्रा और लोगों से जुड़ना, और जो आज की स्थिति तमिलनाडु में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, 3 मुद्दा है नीरज जी। एक है तो भ्रष्टाचार, जिसपे कई बड़े सीनियर मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है, करोड़ों उनकी संपत्ति को लेकर सवाल है। और दूसरा जो मुद्दा, वो बहुत बड़ा मुद्दा जो वहां पे, ये ड्रग के साथ एक नेक्सस निकल के आ रहा है, जिसपे रूलिंग पार्टी के लीडर्स जुड़े हुए हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां तमिलनाडु से सिंथेटिक ड्रग्स जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिसको लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भारत सरकार को कंप्लेन किया। इसके बाद एक शख्स को पकड़े गए, वो डीएमके के बड़े एक कार्यकर्ता थे। पकड़े जाने के बाद या उससे थोड़ी देर पहले, मतलब उससे कुछ दिन पहले ही उनको निकाला गया, क्योंकि उनका नाम सामने आया था।
तो लोग देख चुके हैं कि तमिलनाडु में हालत क्या है। और दूसरी बात, ये सनातन धर्म को लेकर जिस प्रकार से अभद्र भाषा बोल के जो धीरे धीरे सोचा है एक मुद्दा करेगा, उसका बैकफायर तमिलनाडु में भी हो रहा है। और आपने देखा कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ महाराष्ट्र यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और कुल मिला देखा जाए कहीं ना कहीं परिवारवाद, वो परिवारवाद भी अलग परिवारवाद, केवल थोड़ा रुक गया है। अतुल जी मेरे साथ जुड़ गए। अतुल जी, जो अब तक की हमारी पूरी टैली निकल के आ रही, जो हमने सारे राज्यों में किया है, उसमें से अभी महाराष्ट्र का नहीं निकला है, लेकिन बाकी सारे नतीजे लगभग आ चुके, नतीजे मतलब ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। उसमें से मैसिव गेन है एनडीए के लिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस के, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक या इवन हिमाचल, वहाँ पे भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हो। जहाँ पे अलायंस में, वहाँ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वर्क नहीं कर रहा सर आप लोगों का कामकाज। अतुल जी, ये ऐसा है कि मैं कुछ दिनों से अलग अलग ओपिनियन पोल देख रहा हूँ। आपके भी ग्रुप का ओपिनियन पोल मैंने दूसरे चैनल पे देखा है। वो महाराष्ट्र में 3 जगह दिखा रहा है। और अभी आपका क्या निकल के आएगा वही होगा, जो टीवी 18 नेटवर्क का सारा पोल है वही होगा, और क्या दूसरा होगा। यहाँ पर सकाल नाम का एक बड़ा मीडिया ग्रुप है, नंबर 1 ग्रुप है प्रिंट पेपर में, उन्होंने सर्वे किया है। और वो पिछले हफ्ते का सर्वे है, और उनका रिपोर्टर जो है करीब करीब हर गांव में है, तो हर तालुका में है और हर गांव तक वो पहुंचे। उनका सैंपल साइज भी काफी बड़ा है, 45,000 से ज्यादा है। तो उन्होंने जो दिखाया है वो 42% एनडीए को दिखाया है, और 43.5% जो है वो महाविकास आघाड़ी को दिखाया है। और चलो ये एक बात है, आप बीच में जितने भी सर्वे दिखा रहे थे उस दौरान कुछ चुनाव जो हुए महाराष्ट्र में हुए, हमारे यहाँ बाइकैमरल है, आप जानते हो, विधान परिषद और विधानसभा 2 सभागृह है हमारे यहाँ। तो वहाँ एक शिक्षक मतदार संघ का हुआ, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए, और 3 चुनाव जो हुए वो उसको ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर हुए। तो सारे चुनाव जो है वो बड़ी मार्जिन से भाजपा हार गई। नागपुर में हार गई 2 बार लगातार। नागपुर में जिला पंचायत जो है वो सिंगल हैंडेडली कांग्रेस ने जीती, जहां आपके कद्दावर नेता नितिन गडकरी जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, सारे चुनाव वहां पर वो हार गए। अमरावती का चुनाव हार गए। और ये जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में 5.5 लाख वोट होते हैं, और 6 जिलों का ही होता है। तो सारे भारत में, सारे महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में चुनाव हुए। अतुल जी, लोकल चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है, ये तो आप भी मानते होंगे ना सर? मराठवाड़ा में चुनाव हुए, शिक्षक मतदार, पदवीधर मतदार। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि फिर ये जो सर्वे सकाल का जो आया है वो तो लोकसभा को लेकर आया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो भेल कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है, मैं ईवीएम पे उंगली नहीं रख रहा हूं, कुछ मेरे पूरा करने दीजिए नीरज जी। नहीं, एक क्लैरिफिकेशन, मैं किसी के सर अतुल जी, आपने जो सकाल सर्वे किया, मैं किसी दूसरे के सर्वे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं वो सकाल के सर्वे को नहीं कह रहा हूँ, हर का अपना अपना सर्वे। मैं तो ये कह रहा था कि जब आप गिना था ना कि नागपुर में या स्नातक चुनाव में नहीं है, तो मैं इसलिए कहा था कि लोकसभा और स्टेट के चुनाव में थोड़ा फर्क होता। अब बताइए, हाँ, बीएल के बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो भेल में जो है वो उन्हीं के लोग हैं जो मशीन बनाती है, ईवीएम के 4 डायरेक्टर है। ये कहाँ तक सही है? और जब चुनाव चयन समिति में आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, अपना इस्तेमाल करके, जो आपके पास मेजॉरिटी है इसका इस्तेमाल करके आपने उन्हें भी हटा दिया, और 28 दल, इस देश के 28 दल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पिछले 2 महीने से लगातार समय मांग रहे हैं कि आप ईवीएम से ही चुनाव कीजिए, आपको नहीं हटाना है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वीवीपैट जो है वो कट के बाहर आए, वोटर अपने देखे और डिब्बे में डाल दे। इसके लिए भी मनाही करते हैं। मनाही तो छोड़ो, वो विपक्ष की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या दाल में कुछ काला है? क्योंकि जमीन पर तो क्या हकीकत है, महिला पहलवानों को खींचकर लेकर गए, उन्होंने अपनी पद्मश्री रख दी। सारा हरियाणा, पंजाब, सारे किसान आंदोलित है। आज रामलीला मैदान पे किसान बैठे हैं, बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, महिलाएं रास्ते पर है, अग्निवीर अग्निपथ के नाम से युवा रास्ते पर है, पेपर लीक के नाम से पूरे देश में, हमारे महाराष्ट्र में कितना बड़ा आंदोलन है। आज हम दिन भर रैली कर रहे थे, तो दिन भर रैली में हमने देखा किस तरह से लोग पेपर लीक को लेकर, युवा जो है वो परेशान है, महंगाई को लेकर लोग परेशान है, तो हर चीज से लोग परेशान है। हर कोई वर्ग जो है वो जमीन पर, रास्ते पर है। लेकिन अतुल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, बोलिए ना, ये सारी चीजें होने के बावजूद लोग जब वोट करने का मन बना रहे हैं,
तो वो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों के पक्ष में बना रहे हैं। अब इसमें कहीं नहीं रहा जो आप मुद्दे किनारे वो नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या? देखिए, आप धीरे से बात ईवीएम तक लेके चले गए। 5 सेकंड दीजिए ना, 5 सेकंड। नहीं 5 सेकंड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक माहौल बनाया जा रहा है जिस तरह से मीडिया में उनके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता है। मैं इंतजार कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में क्या कहना है आपका? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में क्या कहना है आपका? अतुल जी, मैं क्यों कहूंगा? तो भाजपा वाले कहेंगे या जिनके ऊपर आरोप लगे वो कहेंगे। माहौल बनाकर इलेक्शन, कई ऐसा माहौल बनाकर, अतुल जी, कभी ये सवाल उठाया गया है कि प्रिंसिपल अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं देता है, चयन समिति की तटस्थता को खत्म कर दिया जाता है, सुनिए ना एक मिनट, अतुल जी सुनिए, रखा जाता है। तो कैसे चुनाव के सुनो ना, तो इसके ऊपर तो आप लोगों ने इतने सवाल पूछने चाहिए प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जवाब दे। सर जी, मैंने अभी, अरे सुनो ना यार अतुल जी, आप सुन लो, एक सांस में बोले जा रहे हो। आप बहुत कपालभाती करते हो ना। मेरे तो ब्रीदिंग रुक जाए, मैं इतना लंबा एक बार कपालभाती नहीं करता हूं मैं। हाँ, मैंने एक भी बात गलत बोली होगी तो बताओ। नहीं गलत नहीं, आप एक सांस में इतनी लंबी बोल ले, तो मैं ये कह रहा हूं, आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ईवीएम से होते हुए पोल पे, सर्वे पे क्वेश्चन कर दिया आपने। ये माहौल बनाया जा रहा है। सर, माहौल नहीं बनाया जा रहा है, माहौल बना हुआ है। हम उसको केवल आपको बता रहे हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये आपकी चॉइस है। माहौल ऐसा है, मैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं जर्नलिस्ट के तौर पे। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं माहौल बना रहा हूं। भाई मैं क्यों बनाऊंगा माहौल? 1,18,000 लोगों से हमने बात की है, सैंपल साइज ठीक ठाक है। मैंने ये नहीं कहा आनंद जी, सकाल का सर्वे रखा ना आपके सामने, देश भर में होता है यार। मैं किसी दूसरे के सर्वे को मैं थोड़ी कर रहा हूं कि वो गलत है सही है। मैंने तो पहले कहा कि सकाल का सर्वे उनका अपना सर्वे, मैं क्यों कहूं कि किसी का सर्वे कैसा है? मैं उस पर कह रहा कोई वो नहीं, मैं अपने सर्वे की बात कर रहा हूं। देश में इस समय ऐसा लग रहा है, अभी हम लोग डिस्कस किया आपके सामने, साउथ में भी माहौल बना हुआ है, कलकत्ता से लेके उधर तिरुवनंतपुरम तक। नीरज जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि आप लोग सर्वे करते हैं, चाहे कोई भी एजेंसी सर्वे करवाती है, तो हम सभी सर्वे का सम्मान करते हैं क्योंकि आपके लोग उसमें मेहनत करते हैं। लेकिन सर्वे ही नतीजों में बदलेगा ऐसा जल्दी होता नहीं। एकदम सही। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आज इस सर्वे में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, बीजेपी को मजबूत स्थिति में दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर ऐसा है क्या? क्योंकि जब हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो करीब करीब 20 लाख के करीब मतदाता होते हैं, उसमें से 10 लाख 12 लाख के लोग ही पोलिंग करते हैं, बाकी लोग पोलिंग में भी हिस्सा नहीं लेते। तो जब हम सर्वे करते हैं तो एक लोकसभा में यदि हमने 10,000 5,000 लोगों से बात की है तो हम समझते हैं कि ये सर्वे सटीक नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी आबादी उससे छूट जाती है। हो सकता है कि जिन लोगों से आपने सर्वे में बातचीत की हो अधिकांश हिस्सा बीजेपी को और एनडीए को समर्थन देता हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बहुमत में लोग एनडीए और बीजेपी के साथ हैं। उसका कारण है, नीरज जी आप तो इतने वरिष्ठ अनुभवी हैं, आज देश में जो जिस प्रकार की स्थिति है, हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। हमने यूपीए पार्ट 1 यूपीए पार्ट 2 देखा, हमने मोदी जी पार्ट 1 मोदी जी पार्ट 2 देखा। जब दोनों में हम अंतर करते हैं तो दिल से कह रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, जो यूपीए 1 यूपीए 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार थी, लोग उसको ज्यादा समर्थन दे रहे हैं बशर्ते इस सरकार के। ठीक है, इस सरकार में एडवर्टीजमेंट बहुत होता है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, जुमलेबाजी बड़ी बड़ी होती है, ड्रामेबाजी बड़ी बड़ी होती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाता। अच्छा, आप मुंबई में रहते हैं ना? मैं मुंबई में रहता हूँ। अतुल जी भी मुंबई के हैं? अतुल जी भी नागपुर के? हाँ, महाराष्ट्र, मतलब मुंबई में रहते हैं, नागपुर के हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं, मित्र लोग हैं जी। मुंबई में एक बहुत प्रचलन है कि जब हम लोग चाय की दुकान में जाते हैं ना तो बीच में रख के टेस्ट करता है कि चीनी कितनी है, चाय बनी कैसी है। और घरों में हम लोग चावल एक उठा के देखते हैं कि पका कि नहीं पका है जी। तो जब हम लोग सर्वे करते हैं ना तो किसी विधानसभा मान लीजिए 3 लाख की विधानसभा है तो 3 लाख लोगों से कोई बात नहीं कर सकता। और मैं ये भी कह रहा हूँ, सोशल साइंस का स्टूडेंट हूं मैं, कि अगर आपने 3 लाख लोगों से बात करके सर्वे किया ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ सर्वे गलत होगा जी। Smaller the size, representative the size is the right way. अब आपने मुंबई की बात की, नहीं, सुनो ना, इसलिए सर्वे आपने कहा कि बहुत छोटा सा भाई, 1,18,000 इज अ वेरी बिग साइज। अच्छा ठीक है, अब मैं उस पे सर्वे में जो आप क्वेश्चन करें इसका जवाब क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। मुंबई की बात आपने शुरू की है। मुंबई में 2019 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर लड़ी,
3 पर विजयी हुई, जिसमें से 2 का टिकट बदल दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतनी बड़ी बहुमत बनाए हुए हैं, अभी नंबर नहीं आया है नहीं, महाराष्ट्र। नहीं, मैं नंबर की बात, मुंबई की बात हुई। मुंबई जैसे इतने पावरफुल शहर में भारतीय जनता पार्टी को 3 में से 2 उम्मीदवार बदल देने पड़े हो और एक अभी तक डिक्लेयर ना हुआ हो, तो ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दर्शाता है बीजेपी के लिए। बीजेपी को खतरे का अंदाजा हो चुका है, मतलब इसलिए प्रत्याशी बदलना ठीक ठाक मामला नहीं है, आप ये कह रहे अरे भाई 1 मिनट, अगर आपके प्रत्याशी ने 5 साल में अच्छी डिलीवरी दी होती तो आप उसे बदलते क्यों? आपने बहुत जगह नहीं भी तो बदले हैं। तो इसका मतलब आपके प्रत्याशियों ने सही काम नहीं किया है, जनता के किए गए वादों पर खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए आपने प्रत्याशी बदला है। ये डर होता है प्रत्याशी बदले। सलमणि त्रिपाठी, सलमणि जी, जो ओवरऑल नंबर आ रहा है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक जबरदस्त चारों तरफ माहौल दिख रहा है कि एनडीए बढ़त बनाए हुए, बहुत तगड़ी बढ़त बनाए हुए। ये ओपिनियन पोल का है, नतीजा नहीं है। ये बार बार इसलिए बताना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे परिणाम बता दिए। अब ये कह रहे हैं कि सर आप लोग सीट क्यों बदल रहे हैं विनिंग कैंडिडेट की, मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप प्रत्याशी बदल के जीत लेते हो क्या? आपने से बहुत सारे यंग और सीनियर लीडर को चेंज किया है। तो जो आनंद जी दुबे कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, वहीं से फिर आप अपनी विश्लेषण भी रख दीजिए। अब देखिए, जिस गठबंधन के लोग रायबरेली और अमेठी तक में ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन चुनाव लड़ेगा, उनको भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की सूची पर बहुत चिंता है। अब या तो हम इनसे पूछ के अपने उम्मीदवार घोषित करें, भाई आप अपना करिए, हमें अपना करने दीजिए। हमारे चुनाव जीतने की क्या रणनीति होती है, हम क्यों बदलते हैं, क्या कारण होते हैं, ये तो मुझे लगता है कोई भी अगर पॉलिटिक्स को समझता होगा थोड़ा बहुत भी, सलभ जी 10 जानकारी सेकंड के लिए, बहुत वजह होती है। सलभ जी 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको, 10 सेकंड के लिए आप कंटिन्यू करिएगा। बस महाराष्ट्र का नंबर बता दूं मैं, एनडीए को यानी बीजेपी प्लस उनके सहयोगियों को 48% वोट शेयर और 41 सीट मिल रही हैं। इंडिया अलायंस को 34% वोट शेयर और 7 सीट मिल रही हैं। अन्य के खाते में सीट एक भी नहीं है, लेकिन वोट 18%। ये इंपॉर्टेंट है, आगे एनालिसिस करेंगे हम लोग। लेकिन 41 सीटें बीजेपी प्लस यानी उनके जो सहयोगी 2 और दल हैं या 3 दल जो भी होंगे, उनको 41 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं आउट ऑफ 48। सलभ जी कंटिन्यू करें। अब कोई तो वजह होगी, देखिए बिहार के भीतर नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री हैं, कोई तो वजह होगी कि उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी। कोई तो वजह रही होगी कि आरएलडी के बड़े नेता हैं जयंत चौधरी जी, बड़ी पार्टी चलाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा उनका प्रभाव है, वो छोड़ के चले गए इस गठबंधन को। कोई तो वजह रही होगी कि बार बार जो कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब है, उनका बयान सुनिए, किस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं, आप ये तो आप पे सवाल उठा सकते हैं कि भाई आपका सर्वे ऐसा हो सकता है, आपका सर्वे बायस हो सकता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला कर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 400 सीटें जीत सकता है, तो वो तो अभी तक हमारे गठबंधन में शामिल नहीं, वो तो आपके शुभचिंतक है। तो देश का माहौल क्या है नीरज भाई, मुझे लगता है कि कुछ लोग उसको समझना नहीं चाहते, कुछ लोग समझ चुके हैं, इसीलिए बार बार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठते हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है, मुझे नहीं देना। पर मुझे सिर्फ इतनी बात याद आती है कि जब इलेक्शन कमीशन खुलेआम चुनौती देता है कि आके जरा आप ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा दीजिए, तो वहां कोई नजर नहीं आता, वहां सब भाग खड़े होते हैं कि नहीं साहब हम तो नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है आइए आप हैक करके दिखाइए, तब वहां कोई नहीं जाता। लेकिन जब चुनाव हारने की नौबत आती है, और ये होना भी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता कि भाई चलो चुनाव हार रहे हो तो आपका जो काडर है, आपके जो कार्यकर्ता है, वो आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई चुनाव हारते हैं, हमारे ओपिनियन तो बड़े नेता हो, तो आप सारा सलभ ओपिनियन पोल के मुताबिक 400 पार हो गया है आंकड़ा। 543 में जाएगा टोटल नंबर जो बन रहा है वो 400 पार होता हुआ दिख रहा है। इसमें हमने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं आपको। 48% वोट शेयर है एनडीए का ऑल इंडिया लेवल पे, 32% इंडिया अलायंस का है और 20% अन्य के खाते में है। टोटल सीट 543 है जो लोकसभा की, और उसमें से जो एनडीए का इसमें सारी सीटों का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 518, चूंकि हमने सर्वे किया, उसमें से 394 बन रहा है। लेकिन अगर बाकी की जो 25 सीटें जिसका सर्वे हमने नहीं किया है, वो यूटी हो सकता है या बहुत छोटा नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। अगर मैं इसी पैटर्न को एक्स्ट्रापोलेट कर दूं उस 25 में भी, तो वो नंबर बैठता है 411। 400 पार का नारा दिया है एनडीए ने, और हमारे पोल के हिसाब से 411 सीट बनती हुई दिख रही हैं। वो जो 25 सीटें जो हमने, जिसमें हमारा सर्वे नहीं हुआ है, उसमें से 17 सीटें इसी पैटर्न को मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से 411 बनती हैं। और स्टैंड अलोन हमारे सर्वे के हिसाब से 394 सीट बनती दिख रही है, इंडिया अलायंस को 97 और 27। ओपिनियन पोल में तो 400 पार हो गया। चलो जी, 10 सेकंड में एक कमेंट।
नहीं, आप देखिएगा, मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल नहीं, परिणाम में भी 400 पार होगा। आप देखिएगा जिस प्रकार का विश्वास एक देश के भीतर जागृत हुआ है, और विश्वास क्यों हुआ, धारा 370 को लेकर इतने सालों से मशक्कत चल रही थी, इतने सालों से लोगों की अपेक्षा थी, आकांक्षा था। मैं तो कहता हूं कि जो भी इस देश की माटी से प्यार करता है, जो भी इस देश को प्यार करता है, वो हर एक व्यक्ति चाहता था कि 370 हटनी चाहिए। क्या कोई हटा पाया? क्या नहीं हटा पाया। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 370 को हटाया। राम मंदिर बनने की बात आती थी, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि राम मंदिर बनने की, जो इस देश का बहुत बड़ा एक तबका है जो चाहता है, जो न्यूट्रल दिखता है, वो भी चाहता है कि नहीं सर राम मंदिर बनना चाहिए। अपोजिशन में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, हमारे परिवार वाले कहते हैं कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, पर हम तो साहब देखिए क्या करें, ऐसी पार्टी में है। आप अभय सिंह को देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और अभय सिंह जब अयोध्या गए, अभय सिंह जब अयोध्या गए, फूट फूट कर रोए, उनका वीडियो वायरल हुआ। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको इतना हुआ, आप क्यों रोए? बोले कि भाई साहब मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने ये कसम खाई थी, शपथ खाई थी, और 450 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों ने न जूते पहने न पगड़ी लगाई। ये आपने सबने स्टोरी देखी होगी कि उस पूरे क्षेत्र के लोगों ने 450 वर्षों तक न जूते पहने न पगड़ी लगाई। अभय सिंह का कहना था, मैं उस खानदान से आता हूं, उस परिवार से आता हूं जिनके पुरखों ने लड़ाई लड़ी, जिनके पुरखों ने आक्रांताओं का सामना किया, और हमारे पुरखों ने जूते नहीं पहने, पगड़ी नहीं पहनी, और हम उस पार्टी में थे जिस पार्टी के सामने महाराष्ट्र पे हम कैसे रह पाते? 2 मेहमान हैं भाई। आनंद जी, 41 सीट और 48% वोट शेयर। 2019 में नीरज जी ऐसे ही एक रिजल्ट आया था, 41 एनडीए को और बाकी 7 में उस समय के जो बाकी दल थे। लेकिन उस समय एक मजेदार बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना खड़ी थी, असली वाली, जिसके पास वोट बैंक है, जिसके पास समर्थन है, जिसके पास जनता का साथ है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसके साथ 2 नकली पार्टियां खड़ी हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चुनाव चिन्ह उनके पास, मैं वही कह रहा हूं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कथित शिवसेना और कथित राष्ट्रवादी के पास वोट बैंक नहीं है। 27% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 23% के करीब वोट बैंक शिवसेना को मिला था। तब जाकर सुनिए तो पहले, तब जाकर 41 सीटें मिली थी। अब मैं मान लेता हूं कि बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो 27% ही है, लेकिन जो कथित शिवसेना, कथित राष्ट्रवादी है, उनके पास 2% वोट भी नहीं है, तो घुमा फिरा के तो 31 पे भी नहीं पहुंच पा रही है। आप मतलब जनता के मन की बात को आप नकार रहे हैं। नहीं, ये जनता के मन की बात अगर आपको 400 पार वो हो रहे हैं, ये तो एक जुमला है। 400 पार ये ओपिनियन पोल कह रहा है। देखिए लोगों के मन में ये है 411 सीटें कह रहा हूं, बड़े अदब से, बड़े उससे कह रहा हूं कि ओपिनियन पोल करने वाले बड़े मेहनती लोग होते हैं, उनके मेहनत पर कोई मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ओपिनियन पोल ही नतीजों में बदलेगा, ये कभी होता नहीं जल्दी। मैं बहुत सारे राज्य, बहुत सारे इसके पहले भी अनुभव रहा है। जिस प्रकार अभी 2-4 मुद्दों की बात हुई कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया, सबसे पहले हमारी पार्टी ने समर्थन किया। 370 हटने के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडित भाई बहनों के जीवन में कुछ बदलाव आया क्या? पहला प्रश्न चिन्ह। दूसरा, राम मंदिर अयोध्या में बने, आपसे ज्यादा हमारा समर्थन, उनका साथ छोड़ा नहीं, मेरी बात तो सुनिए। साथ आपने किसी दूसरे के लिए छोड़ा, आप गिना रहे हैं वो बदला है, कह रहा हूं उन्होंने जो कथनी करनी किया, उन्होंने जो काम किया, वो धरातल पर उतरा क्या नीरज जी? तो फिर आज मैं वही कह रहा हूं, अगर आज 400 पार है तो आप मुंबई, महाराष्ट्र में अभी गांव-गांव निकल जाइए। जिस प्रकार लोग सड़कों पर आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, किया है हमने, तो फिर वो कौन लोग हैं जो वो लोग है ना 34% वोट उनको मिल रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि जो 34% वोट आप दिखा रहे हैं और उसके साथ जो 20% अन्य दिखा रहे हैं, आप उसे भी उस 34 में जोड़ दीजिए। तो जोड़ लीजिए ना, कहां सीट बांट पा रहे हैं? 54 हो गए, सीट करके लड़ रहे हैं, हो गए, तो सीधा ये नतीजा आ गया 10 और 38 पर। 38 इंडिया, 10 एनडीए। पिछले 2019 में 38% वोट पर केंद्र सरकार बनी थी, तो इस बात से हम खुश होते रहे कि 62% लोग विपक्ष में बैठे रहो। फिर महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ था नीरज जी। महाराष्ट्र में 27 + 23 मतलब कितना हो गया? 27 + 23 50, सीधे 50% वोट से ज्यादा लेकर 41 सीटें एनडीए को मिला। इतनी ही अच्छी गणित से चुनाव जीता जाता जी,
तो फिर बात ही अलग थी। नहीं, तो सपा बसपा जीत लेते पूरा उत्तर प्रदेश, नहीं, कहाँ जीत मैं पाए? वही कह रहा हूं कि केमिस्ट्री होनी चाहिए ना। पूरे भारत में महाराष्ट्र जी। को अलग रूप से देखिए। महाराष्ट्र में एनडीए महाराष्ट्र में 41 सीटें हैं एनडीए के पक्ष में, और ओवरऑल आप तस्वीर आपके सामने 400 पार 411 सीटें मिल रही हैं महाराष्ट्र में भी। नॉट वर्किंग सर, आप लोग सीट भी नहीं तय कर पाते, लड़ते रहे अभी तक, परिणाम सामने आपके। ओपिनियन पोल है, हालांकि बार बार मैं याद दिलाता हूं कि परिणाम नहीं, ओपिनियन पोल का परिणाम है। अतुल, क्विक कमेंट महाराष्ट्र पे बात करो। हाँ बोलिए ना, महाराष्ट्र में पूछा आपसे। महाराष्ट्र, हाँ, एक क्विक कमेंट महाराष्ट्र में यही है कि हाँ, अब मैं महाराष्ट्र का ही बता रहा हूँ। बताओ मुझे, ये फर्जी एनसीपी और फर्जी शिवसेना में सीट शेयरिंग हो गया क्या? कितनी बार दिल्ली गए लोग? कभी सवाल खड़े किया? कौन लड़ेगा शिरूर से? कौन लड़ेगा पुणे से? कौन लड़ेगा मावल से? कौन लड़ेगा नासिक से? कितने लोग? 12 लोग। मेरा मानना है 12 लोग जा रहे हैं बीजेपी में, 12 लोग वापस जा रहे। पार्टी टूट रही है। एआईडीएम की कोई बात नहीं करेगा। क्या हुआ यहाँ हरियाणा में, उसकी कोई बात नहीं करेगा। डरा हुआ कौन है? जो 400 पार ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, डरे हुए तो सारे बीजेपी के लोग दिखते हैं। और वो हमारे बीजेपी के कह रहे थे कि कोई डरता है ईवीएम को जब हैक करने की बात आती है तो। कंट्रोल यूनिट को हाथ लगाने दो ना। बैलेट यूनिट की बात करते हो आप, कंप्यूटर के डेस्कटॉप को हाथ लगाने की बात करते हो आप लगाने दीजिए ना हाथ हमें, कंट्रोल यूनिट को। 3 यूनिट है ना, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। कंट्रोल यूनिट में चिप होता है, कंट्रोल यूनिट में सब कुछ होता है, उसे तो हाथ लगाने देते नहीं। वो झूठ बोल रहे थे, इसलिए मैं सामने रहा हूं। लेकिन अतुल जी, आपका ऑडियो गिर रहा है, भी आपका वीडियो ठीक नहीं है, ऑडियो गिर रहा है। एक, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूं जल्दी से, बहुत जल्दी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महाराष्ट्र में स्थिति इसलिए भी खराब है कि इनकी सीटों का बंटवारा बिल्कुल नहीं हो पाएगा लास्ट तक। उसका कारण है कि जो कथित शिवसेना अपने आप को कह रही है और जो कथित राष्ट्रवादी कह रही है, उसको बीजेपी जान चुकी कि इनके पास वोट नहीं है, तो 4-4 सीटों देने पे आई है। 4-4 सीट जिसको मिल रहा हो, आपने बांट ली, हमारा हो जाएगा। रविंद्र वाइकर कहे गए, रविंद्र वाइकर जी पर ईडी और जो गया वो ईडी की वजह से नहीं, गया। उनको ये तो 2 मतलब दिन आप। पहले तक किरीट सोमैया क्या कह रहे थे? जो गया वो ईडी की वजह से गया। अपराधी, दोषी, और आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। तो जब आप क्या थे तब? अरे भाई, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग आरोप लगाएं, फिर वॉशिंग मशीन में डालें और स्वच्छ करके अपने बगल में खड़े कर दें, तो वो जाने। जनता सब देख रही है। तो यही जनता तो पोल है ये। नहीं, जनता के पोल में से बहुत छोटा पोल है। आप 20 लाख लोगों का सर्वे करिए, तब उसमें कुछ समझ में आएगा। नहीं, आनंद जी माफ कीजिएगा, जो लोग ये शो देख रहे हैं इंक्लूडिंग आप, विद सम्मान, जितना बड़ा आप सैंपल साइज करेंगे, गलती की संभावना बढ़ती चली जाएगी। ये मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं। तब अब छोटा किए होते, अब 5,000 10,000 इतना भी छोटा नहीं करे। अरे 140 करोड़ के देश में अगर 1,18,000 का सर्वे है तो इट्स क्वाइट गुड। इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, आप बात ही नहीं कर पाए। इतने कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेजेस हैं। सर्वे पर दिल से मैं सम्मान, वो बात नहीं है। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए को 10 और इंडिया को 38, जब तक आप नहीं कहेंगे कि ये सर्वे हुआ है, तब तक राज्य की जनता मानेगी नहीं। अरे तो भैया फिर 15 मई 20 मई के नतीजों का इंतजार कर लेना। हमारी न मानो तो इलेक्शन की सुन लो। वो तो आप समय आपके पास है। अच्छा, फटाफट अपने और मेहमानों के पास चलते हैं। भाई, पूरा नतीजा आपके सामने आ चुका है। सतीश जी, 400 पार, 411 आप कह रहे थे ना कि कितना भी तो हो गया 400 पार सर, महाराष्ट्र इंक्लूड करके। हमने क्या कहा? मैं तो कह रहा हूं कि एक तरफा चुनाव है, सर्वत्र है, तो कुछ भी नंबर आ सकता। आपका मेरा ओपिनियन ये है कि हो सकता है। देखिए, विपक्ष में अभी महाराष्ट्र की बात करें तो मैं सुन रहा था, वहां 2 पार्टियों में भूकंप लाया गया, जो भी कहिए। इसके बावजूद भी एमबीए जो है इसका गठबंधन, उन्होंने अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं किया है। अगर ये वहां पर वो पूरा महाराष्ट्र को एक साथ मिल के घूम जाते, हालांकि अभी मतलब राहुल गए हैं वहाँ, तो ये बात सही है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बात होती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पता नहीं, मतलब ये सब धाराशायी हैं या आपस में एकता नहीं है, पैसा नहीं है, मन नहीं है, मंसूबा नहीं है, क्या है, इसका भी चुनाव पे प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक आपने सवाल पूछा, उस सवाल का मेरे पास तो जवाब नहीं है कि कोई, हमें तो समझ में नहीं आता है कि ओपिनियन पोल वाले कहाँ जाते हैं, क्या गिनते हैं, कैसे बताते हैं।
वो सब पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। और मैं अपने विचार से, अपने सोच से और अपनी समझ से, पढ़ लिख के, देख के, समझ के ये जरूर कह सकता हूं कि ये तो एक तरफा चुनाव है, हर तरह से एक तरफा चुनाव है, हर तरह से। आप इसी में आप 10, 20, 25, 30 कारण लगा लीजिए। आपके ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये ओपिनियन पोल है। जो आप सोच रहे हैं देखिए नहीं, वैसे ही मेरे आप मत कीजिए मेरे ओपिनियन। नहीं, मैं ओपिनियन पोल आपका आया इसलिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरा ओपिनियन अलग है। सतीश जी, आपने मेरी बात सुनी नहीं, जरा आप रिएक्ट कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो आपका ओपिनियन है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, उसको मेरा पोल सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मेरा ओपिनियन पोल ये कह रहा है। ये आपका पोल है ना? पहले ये तो बताइए कि आपका पोल है ना? और किसका है सर ये? और किसका ये न्यूज़ 18 का देश पहले का कोई एजेंसी से लोग करवाता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, हमने उसमें साइंटिफिकली तरीके से करवाया। नहीं, आपकी एजेंसी की पोल है या आपका पोल है? मेरा अपना पोल है, एजेंसी से हमने इसको एनालाइज कराया, प्रोफेशनली किया, बिल्कुल एकदम क्लियर। इसमें कोई मन में शंका सुबह किसी की नहीं होनी चाहिए। एकदम साइंटिफिक जियो टैगिंग के साथ ये पोल किया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा पोल है। मैं इसीलिए कह रहा था कि इतना रिप्रेजेंटेटिव इसको हमने बनाने की कोशिश की है, जियो टैगिंग किया, जिससे कहीं ये गड़बड़ ना हो कि एक ही जगह बैठ के 4 आदमी ने बात कर लिए। जियो टैगिंग का फायदा ये होता है, साइंटिफिकली हमने रखा है और परिणाम आपके सामने होता है। सबको ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये मूड है जो हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। ये परिणाम नहीं है, परिणाम तो जब चुनाव होगा उसके बाद आएगा, लेकिन आज की तारीख में लोग क्या सोच रहे हैं जिस दौरान हमने बात की वो ये है। शेखर जी, 411, 400 पार। बिल्कुल नीरज जी, जो मैं शुरू में भी कहा था, ग्राउंड रियलिटी की बात वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रति लोकप्रियता बरकरार है और इस बार चुनाव में वो 2 चीज़ों लेके जा रहे हैं। 10 साल की जो कार्यकाल में जो भी उनके अचीवमेंट्स है और साथ में एक प्रकार से जो विजन सामने रखा है और उस विजन को काफ़ी जगह पर समर्थन हो रहा है और भरोसा है। और ये जो मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है, एक प्रकार से लोग को लगता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई गारंटी दी जा रही है, 30 लाख सरकारी नौकरी देने की अभी भी राहुल जी का घोषणा आया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये चुनाव विपक्ष अच्छी तरह से लड़ सकती थी अगर शुरू से 6 महीने पहले से। लेकिन जिस तरह जैसे बातें हो रही है, कोई ये नहीं है। अभी खबर आई है कि ममता इंजर्ड हो गई है एक रोड एक्सीडेंट में बंगाल में, और आपको मालूम है कि जब 2021 पे चुनाव हुआ था ऐसे इंजर्ड हुई थी, फिर उन्होंने व्हील चेयर में भी कई जगह पे कैंपेन किया था। हो सकता है इस बार भी एक सिंपैथी फैक्टर आ जाए इस चुनाव में। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए, जो जितना भी कांग्रेस वादा करे, जितना भी वो करे, लोग के सामने ये है कि कौन डिलीवर करेगा और अभी तक किसने डिलीवर किया। 10 साल में जो अति गरीब है उनके लाइफ में क्या क्या चीजें बदली है। पीने का पानी का आपने भी सवाल पूछा था, और ये बार बार जो ईवीएम पर सवाल हो रहा है नीरज जी, वो बड़े आश्चर्य लग रहा है। भाई, कर्नाटका में ईवीएम काम किया, तेलंगाना में ईवीएम काम किया, हिमाचल में ईवीएम काम किया, और केवल अभी इस समय आपको लग रहा है कि भाई लोकसभा में काम नहीं करेगा। क्या मैं जीतूं तो ईवीएम काम कर रहा है, आप जीते हैं तो ईवीएम नहीं काम कर रहा है? मुझे लगता है कि विपक्ष नेताओं को ईवीएम पर सवाल उठाना ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, लोग पार्टियां जीतेंगे हारेंगे, चलता रहेगा ये सिलसिला, कोई पार्टी की गारंटी नहीं है। लेकिन ये वीवीपैट देखे, वीवीपैट 100% करने के लिए पहले भी इलेक्शन कमीशन ने कार्यक्रम रखा है। धीरे धीरे करके वीवीपैट डिलीवर हो रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये कहना जब तक 100% नहीं है चुनाव मत कराओ, मतलब ये सब एक डिफिटिस्ट दिखाता है। कहीं ना कहीं लगता है भाई ये बहाना ढूंढ रहे, अभी से ही बहाना ढूंढ रहे। जी राजेश बादल जी, एक इसमें मैं खाली एक बात कहना चाहता हूँ कि ईवीएम पे क्वेश्चन करते करते लोग अब उस कंपनी के बोर्ड पे भी क्वेश्चन करने लगे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि उसके बोर्ड पे वो कौन लोग हैं। जो मैं आपको खाली एक संदर्भ के लिए याद दिला देता हूँ। यूपीए के दौरान कोल इंडिया नाम की एक कंपनी आज भी है, उस समय थी, उसमें एक कवि थे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। ठीक है, कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, जो भी सत्ताधारी दल होते हैं, उसके पार्टी के लोग हो सकते हैं, उसके सिंपथाइजर होते हैं, जो भी होते हैं वो होते हैं। अब वो उन कवि का क्या काम था कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, लेकिन थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोल इंडिया गड़बड़ हो रही थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच के सब जब बातें जब की जाती है, साहब इससे मेरे को डाउट हो रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस तरह की चीज़ों पे जोड़ना मुझे लगता है थोड़ा सा
अति है किसी निराशा की कि आप ईवीएम से लेते लेते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गए। एनीवे खैर, राजेश बादल सर, नंबर बहुत ही बड़े दिख रहे हैं और ये नंबर जी क्योंकि हमारी बातचीत ओपिनियन पोल पर थी, लेकिन अब बात ईवीएम की हो गई है, तो मैं ये कहूंगा कि बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। मैं आपको पिछले इलेक्शन में बता दूं कि मध्य प्रदेश के एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थी, जो मतलब स्टेट में इलेक्शन कमीशन की सर्वोच्च पदाधिकारी होती हैं। पिछली बार उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और कई मशीनें रखी ईवीएम, और उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग खुद चेक कर लीजिए, और ये मशीनें जो है झूठ नहीं बोलती, जैसा आप करेंगे वैसा ही होगा। तो एक पत्रकार ने कांग्रेस पे बटन दबाया, पर्ची बीजेपी की निकली। एक पत्रकार ने समाजवादी पार्टी पे बटन दबाया, पर्ची बीजेपी की निकली। एक ने कांग्रेस पे बटन दबाया, एक पे पर्ची बीजेपी की निकली। तो इस तरह से उन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की इतनी भद्द पिटी कि वो सारे पत्रकार हंसते हुए चले गए। तो ये घटना है, इसलिए लेकिन मैं बात दूसरी करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ओपिनियन पोल पर बात बादल जी यहाँ पे क्लियर कर दिए। बादल जी एक मिनट सर, क्लैरिफाई करिए, आपको शक है ईवीएम पे? मुझे तो उसी दिन से चुनाव आयोग पर शक है जिस दिन से मुख्य सीजीआई को हटाया गया। अब आप क्या करेंगे इसका? तो ये शक उन राज्यों में क्यों नहीं होता जब दिल्ली में 67 सीट जीतते हैं केजरीवाल? अभी सीजीआई को हटाने के बाद तो कभी हुआ नहीं ऐसा, अभी जब होगा आगे तब शक होगा। अच्छा, मतलब अब तक 10 साल तक ठीक था, अब गड़बड़ हो गया है। सीजीआई को हटाने की वजह क्या? नहीं, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आज ओपिनियन पोल पर बात कर रहे हैं। नहीं, हम अच्छा क्योंकि ये नंबर देख के जो सवाल अतुल लोने ने खड़ा कर दिया ना, उस पर आपने कमेंट किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बात शेखर अय्यर कह रहे थे कि जब आप कर्नाटक जीतते हैं, जब आप हिमाचल जीतते हैं, जब आप तेलंगाना जीतते हैं, जब आप दिल्ली में 67 सीटें जीत लेते हैं, तब ईवीएम नहीं काम कर रही है। नहीं, देखिए मैं अगेन मेरा उत्तर वही है बार बार कि सीजीआई को हटाने के बाद से 67 सीटें या 47 सीटें, तब से कोई लोकसभा चुनाव नहीं हुआ है, तब से उसके बाद कोई विधानसभा। शेखर जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर? शेखर जी, तो मैं इस पे मैं ओपिनियन पोल पर मुझे आने दीजिए, हम अपने मूल विषय पर आए सर। एक ज्यादा बेहतर। एक मिनट, इस मुद्दे पे शेखर जी कुछ कहना चाहते हैं। शेखर जी बोलिए। नीरज जी, सीजीआई को हटाया नहीं गया। केएम जॉर्ज जो हेडेड बेंच था, उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट को लेकर कोई कानून नहीं है, जब तक कानून नहीं बना है, इसीलिए कमेटी बनाया जाए। उस कमेटी में भी सीजीआई रहेंगे, प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता विपक्ष, क्योंकि पार्लियामेंट के अलग कानून नहीं है जब तक कानून नहीं बना है। अभी पिछले साल कानून बन गया, क्योंकि पहले भी इसे सीजीआई नहीं थे। यह केवल केएम जॉर्ज के जजमेंट जो मार्च 2023 में आया था, उस समय सीजीआई की बात आई। जब पहले से जितने सीजीआई आए थे, यही मोदी सरकार के समय में कोई सीजीआई नहीं थे, क्योंकि कानून स्पेसिफिक कानून नहीं है। जो कानून नहीं है, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था और गवर्नमेंट ने कानून ला दिया, उस कानून में सीजीआई नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि भी सीजीआई को रखना है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट का जब तक कानून नहीं है, आप एक कमेटी बनाइए जिसमें सीजीआई को रखिए। पार्लियामेंट ने कानून बना लिया, क्योंकि सीजीआई मैटर पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नीरज जी, एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के बाद चर्चा कराते हैं। इस सवाल पे एक जवाब मैं शलभ से भी लूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक, लौट के तुरंत आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, और पूरी 543 सीट की पिक्चर क्लियर है। हमने 518 पर सर्वे किया, लेकिन 543 पर, बाकी 25 सीटों पर अगर हम अपने ही फार्मूले को एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये संख्या 400 पार जा रही है। मोदी की सुनामी चल रही देश में, एनडीए 400 पार यानी 411 सीट जीतती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल में, और 2019 से भी बहुत बड़ी जीत का अनुमान हमारे सर्वे के हिसाब से निकल के आ रहा है। और ये लहर सिर्फ एक राज्य हिंदी पट्टी में नहीं है, अक्रॉस द कंट्री है। किसी भी राज्य में आप देखिए तो एनडीए बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रही है, चाहे वो दक्षिण के राज्य हो, चाहे वो सुदूर पश्चिम बंगाल हो, या आप उड़ीसा भी चले जाए। चारों तरफ ये विक्ट्री के नंबर्स स्प्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 411 सीट एनडीए को मिलने की संभावना है, 105 इंडिया अलायंस को, और अन्य के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये ऑल इंडिया नंबर है, ये तस्वीर बनती हुई दिख रही है। मेहमानों से हम बातचीत करें, इसको एनालाइज करने की कोशिश करें। शलभ जी, नंबर इतना बड़ा है कि बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी बीच में एक सवाल उठा कि अब चूंकि इतना बड़ा नंबर है तो ईवीएम पे भी क्वेश्चन लोग कर देंगे। आपका कमेंट सर।
नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि विपक्ष के पास और कोई हथियार है भी नहीं। अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे कि भाई हमारी नहीं चली, अपने काडर को क्या समझाएंगे कि जनता ने बार बार हमें क्यों दरकिनार किया। तो इन तमाम सारे सवालों से जब बचना होता है तो सिर्फ आपके पास एक बहाना होता है कि साहब ईवीएम मशीन गड़बड़ हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन नहीं कराया, क्योंकि आपको लगता है काडर तो टूट जाएगा, काडर छोड़ के भाग ही रहा है लगातार। आप देखिए जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रोज पार्टियां छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उनकी वजह है, बताने की वजह है, अपने आने की वजह है। मैंने अभय सिंह का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पुरखों ने बलिदान दिया और हम उस पार्टी में कैसे रह सकते हैं जिस पार्टी में रोज रामचरितमानस फाड़ी जाती है और रोज राम मंदिर का विरोध होता है। कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं ने ये बात कही है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार के देश के लोगों ने परिस्थितियां समझी हैं, और प्रधानमंत्री जी, कुछ एक अपवादों को छोड़ दीजिए तो कुछ एक लोग होते हैं जो देश के प्रति उनका लगाव उस प्रकार का नहीं होता। ज्यादातर देश के जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी, वो कभी नहीं चाहते कि उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से लड़ाया जाए। लेकिन जिस प्रकार जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो या उनका गठबंधन हो, लगातार बार बार उन्होंने हमले किए, ये देश के किसी व्यक्ति को ये बात हजम नहीं होगी। आप देखिए बाबा विश्वनाथ के भीतर दर्शन करने दक्षिण भारत के लोग कितनी बड़ी संख्या में आते हैं, अभी अयोध्या में देखिए कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये तो राष्ट्र एक सूत्र में पिरोया हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने उस बात को आगे बढ़ाया, पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सबको एक सूत्र में जोड़ा। देश को यह बात समझ में आती है कि जब क्रिकेट का मैच होता है या देश किसी ऐसी चुनौती में आता है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। आप उस देश में उत्तर दक्षिण का झगड़ा कराना चाहते हैं, आप इस प्रकार की भावना घोलना चाहते हैं। आपने 370 को लेकर क्या क्या किया, जो पाकिस्तान की भाषा थी वही राहुल गांधी की भाषा थी, वही विपक्ष के लोगों की भाषा थी। आखिर कौन होगा आप बताइए मुझे जो धारा 370 के हटने में खुश नहीं होगा, जो इस देश से प्यार करता हो। लेकिन इंडी गठबंधन और उनके जो दल के लोग हैं उनकी भाषा क्या रही, आप जरा देखिए कि राम मंदिर को लेकर उनकी किस प्रकार की मनोवृत्ति रही। तो निश्चित तौर पे, और सीए को लेकर आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी की भाषा देख लीजिए, रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशियों को फैसिलिटेट किए जा रहे हैं जो अवैध घुसपैठी हैं। लेकिन जो लोग पहले से रह रहे हैं भारत के भीतर, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो चले आएंगे तो झुग्गी झोपड़ियां हो जाएंगी। उनको चीफ मिनिस्टर है, बोलते हैं कि पढ़े लिखे हैं, आईआईटीएन है, उनको तक ये नहीं पता कि जो लोग भारत में आ चुके हैं, रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून आया है जो लोग पहले से भारत के भीतर रह रहे हैं। अब वो किस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं साहब लोग आएंगे, लूट होगी, ऐसे होगा। तो आप भ्रम फैला के देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। और देश की जनता समझती है कि आप इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, आप इस देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं, आप इस देश को सशक्त नहीं होने देना चाहते। अगर कोई देश को आगे ले चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसीलिए आप देखिएगा आंकड़े इतने तगड़े आएंगे 400 के पार कि ये पूरा का पूरा विपक्ष धाराशायी हो जाएगा। ओके दुबे जी, हमारे देश को खास करके कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है। किसान भाई बहन सड़क पर, नौजवान बेरोजगारी की वजह से सड़क पर, गरीब की जिंदगी बदहाल है सड़क पर, हमारी माताएं बहनें असुरक्षा की वजह से सड़क पर। तो जब लोग दुखी हैं तो ये सुनामी चल किसकी रही है? आपने कहा कि पूरे देश में बीजेपी की एक सुनामी है। अभी न्यूज देख रहा हूं कि 2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। जब 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं तो 2 रुपया आप कम कर देते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं आप 20 रुपया बढ़ा देते हैं। आप बताइए कि 2014 से पहले पेट्रोल डीजल के क्या रेट थे? महिलाएं जो गैस उपयोग में लाती हैं घरों में खाना बनाने के लिए, उसके रेट क्या थे? आज 10 रुपए रेट कम कर देने से आप क्या हमारे जख्मों पे मलहम लगाना चाह रहे हैं कि नमक छिड़कना चाह रहे हैं? आप यदि यही पेट्रोल डीजल के दाम लाइए ना 50-60 रुपए पर, आप नहीं लाते। आप महिलाएं जो गैस का उपयोग करती लाइए ना उसको 300-200 रुपए पर, आप नहीं लाते। तो आप कैसे सुनामी, माने क्या ऐसा देखेंगे कि मोदी जी की सुनामी चल रही है? क्या उनके अच्छे लच्छेदार भाषणों से यदि आपका मन बहुत प्रसन्न होता है, आपका मतलब ये जो एनडीए और बीजेपी के लोग उनका मन बहुत प्रसन्न होता है, तो कोई बात नहीं, जब चुनाव आएगा हम इनसे भी बढ़िया बात करेंगे। हम लोगों को कहेंगे न काम से न राम भगवान के नाम से इनकी नैया बचने वाली नहीं है, इनकी राजनीतिक नैया डूबने वाली है। और उसका कारण है, देख रहे हैं ना 77 सीटें। मैं वही कह रहा हूं कि 72 तो पिछली बार भी लाए थे। किसके जीवन में बदलाव लाया? कौन ऐसा? तो फिर क्यों लोग 77 दे रहे हैं? अरे भाई, एक बार 72 लाए, एक बार 62 लाए, बट इस बार आप कह रहे हैं 77। तो ये ओपिनियन पोल है, धरातल पर नहीं है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है वहां पर आप देख लीजिएगा। एक मिनट, रामकृपाल जी से मेरे को फाइनल कमेंट लेना है। एक बात खाली आपको बताऊं, अच्छा दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको रुपया समझ में ना आता हो, है ना?
मैं बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि नोट तो 10 रुपये से लेकर के आजकल जो चलने वाली 500 रुपये का नोट, वो बिल्कुल हर आदमी पहचानता है। गाँव का जो भी फॉर्मल एजुकेटर नहीं है तब भी पहचान लेता है ना। मानते हैं इस बात को? हाँ या ना करो, हाँ ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको 72,000 रुपये साल में दूंगा फ्री में, और दूसरा आदमी कह मैं 6,000 दूंगा, तो नोट आप पहचानते हो ना, तो किसको वोट दोगे आप? पैसे के लिए वोट नहीं होता, नहीं एक नहीं मिनट सर, हमारे देश की जनता पैसे पर वोट नहीं देती है। सुनिए ना, ये फिर वही काल्पनिक सवाल नहीं है। नहीं, एक जगह ये कहा गया कि किसान सम्मान निधि के तौर पर हम किसानों की मदद के लिए 6,000 रुपये साल के देंगे। सामने से काउंटर ऑफर आया कि हम 72,000 रुपये साल देंगे किसान सम्मान निधि के तौर पर ही, समझ लीजिए आप। तो जो हमारे गांव के किसान लोग हैं जी, क्या उनको इतनी भी समझ नहीं है कि भाई इधर तो 6,000 रुपये महीना मिल रहा, उधर 6,000 रुपये साल मिल रहा, लेकिन वोट मैं उनके लिए करूंगा जो 6,000 रुपये साल दे रहे हैं? क्या ये आपको समझ में आया? मैं फिर वही कह रहा हूं कि 2 बार वोट इनको मिला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 10 साल एनडीए की सरकार थी, ये सत्य है, लेकिन 2024 में एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, यह भी सत्य है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवाल का सवाल पूछा था। नहीं, मैं वही बड़े साधारण कह रहा हूं। नहीं, मैं साधारण कह रहा हूं कि हमारे देश के किसान पैसा देखकर वोट नहीं रामकृपाल जी देते। की बात चलता हूँ। रामकृपाल जी, फाइनल कमेंट आपका। 411 के पार का आंकड़ा दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल में, और ये पूरे देश में फैला हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान में, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है। फाइनल कमेंट सर आपका। रामकृपाल सर। बहुत धैर्य से सुन रहा था नीरज जी, मुझे उम्मीद है कि 1-2 मिनट मुझे आप जरूर सर देंगे। बिल्कुल, 2 मिनट डॉट सिर्फ आपके लिए। नहीं, मैंने कहा कि मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, धैर्य रख करके 1-2 मिनट जरूर। नीरज जी, आज 2 घंटे से मैं, आप कम से कम 2 घंटे से तो है ही हैं, हम लोग साथ बैठे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं कि इस पूरे 2 घंटा चर्चा में, चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे हों, शिवसेना के रहे हों या कहीं के, सिवाय बीजेपी और मोदी जी के अलावा और कोई बात हुई है क्या? ये देश है, मतलब मेरा केवल इतना कहना है कि सिवाय बीजेपी खराब है, बीजेपी नहीं होगी, मैंने एक बार भी अपोजिशन की तरफ से यह नहीं सुना कि ये 411 नहीं 411 हम लाने जा रहे हैं। अगर अपोजिशन आज, मैं काफी समय से देख रहा हूं, और ये बात मैंने आपसे कुछ दिन पहले कही भी थी कि मैं अपोजिशन के मुंह से यह सुनना चाहता था कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ केंद्र में आ रहे हैं। उसमें इम्प्लाइड था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन आज 2 घंटे में एक बार भी किसी पार्टी ने नहीं कहा कि हमारा हिंदुस्तान जो है, जो हमारे दिमाग में हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो ये है, इसलिए जनता हमको वोट देने जा रही है। तो आप इसी से समझ लें कि जो 411 की फिगर है, जब कोई विकल्प नहीं होता, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, जीवन कितना आसान होता है वोटर के लिए जब कोई विकल्प नहीं होता। इस समय विकल्प सिर्फ बीजेपी है, ओनली बिमल की तरह। नंबर 1 भी वही है, नंबर 2 भी वही है, नंबर 10 तक वही है। एक बात और मैं कहने के खत्म करूंगा, ये मोदी जी ने जो आज नारा दिया है, ये पहली बार नहीं दिया है। 2014 में जब मोदी जी जीत के आए थे, पहली बार संसद में उन्होंने जो भाषण दिया था, उसमें एक बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार बनाने और सरकार चलाने लायक मेजॉरिटी तो मेरे पास आएगी, ये तो मैं जानता था आ चुकी है जी सर, लेकिन मुझे देश चलाने के लिए आप सबकी जरूरत है, यानी 543 सांसदों की जरूरत है जी। मोदी जी ने 2014 में बात कह दी थी। अपने आप लोग आज बीजेपी में आ रहे हैं और मोदी जी की वो बात साबित हो रही है कि इस राष्ट्र को चलाने के लिए रोकूंगा सर, बीजेपी ही नहीं बाकी लोग भी बीजेपी की तरफ जी। अभी एक ताज़ा बातचीत जब अभी हमने हाल में ही मोदी जी को कहते हुए सुना है कि आने वाले समय में
यानी आने वाले समय से करो, चलो आप एक पड़ाव बजट ही मान लें, बड़े फैसले लिए जाने का समय आ गया है। तो जो बात आप कह रहे हैं वो उसको कंसाइड करो। नहीं एकदम दुबे जी, एकदम समय खत्म हो गया। एक सेकंड में कहूंगा, एक सेकंड। इतनी देर में आप बोल देते जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं सर, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने पार्लियामेंट में जब कहा कि मुझे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, तो इसका मतलब आपको केवल और केवल आपकी सरकार का समर्थन चाहिए, विपक्ष में बैठे 100-200 लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। वो देश के हिस्सा नहीं है, देश के हिस्से हैं, चुनाव जीते, संसद में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल का जो नतीजा है वो एनडीए 400 पार होता हुआ दिख रहा है हमारे पोल के हिसाब से। ये नतीजे नहीं है, नतीजे चुनाव के बाद आएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए में भारी तेजी और मोदी की सुनामी दिखती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।